सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की से शुरुआत कर रहे हैं। तो कक्षा 10 में हिंदी की ग्रामर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो भी सिलेबस में लगी हुई है वो। तो इसमें सबसे पहला जो सिलेबस दे रखा है उसमें पद भेद दे रखा है कि पद के किन किन आधारों पर भेद किए जा सकते हैं। तो 5 आधारों पर, ध्वनि के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर, इस प्रकार से 5 प्रकार से पद भेद किए जा सकते हैं। इसमें पहला है अर्थ के आधार पर पद भेद, दूसरा रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर पद भेद, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर पद भेद, फिर ध्वनि के आधार पर पद भेद, और 5वां है रूप परिवर्तन के आधार पर पद भेद। इस तरह से किसी भी पद के हम 5 प्रकार से इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, इसके भेद देख सकते हैं। अब पद किसे कहते हैं? कोई भी शब्द जब स्वतंत्र होता है, यानी कि जब वाक्य में प्रयोग नहीं होता, तो वो शब्द कहलाता है। और जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे पद कहते हैं। ये तो एक साधारण सी परिभाषा हो गई कि कोई भी शब्द जब स्वतंत्र रहता है, वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता है, तो उसे शब्द कहते हैं। और जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे पद कहते हैं। फिर भी इसकी परिभाषा देखते हैं कि पद की परिभाषा क्या है। व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग करने की योग्यता जिस शब्द को दी जाती है उसे पद कहते हैं। समझने की कोशिश करें कि व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग करने की योग्यता जिस शब्द को दी जाती है उसे पद कहते हैं। अब पद के भेद 5 आधारों पर किए जा सकते हैं, वो मैंने आपको सीधी सी परिभाषा बताई, आप समझने की कोशिश करें। देखिए, जैसे पुस्तक अलग से एक शब्द है, जैसे लिख दिया राम, ये भी अलग से एक शब्द है। और जब राम पुस्तक पढ़ता है, जब इसका वाक्य बना देते हैं हम, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये एक पूर्ण वाक्य है। और इसमें जब किसी शब्द को देखते हैं तो वो पद कहलाता है, क्योंकि सबका एक निश्चित जगह हो गई। जैसे राम यहाँ पर कर्ता हो गया, पुस्तक कर्म हो गई, पढ़ना है वो क्रिया हो गई, तो सबकी अलग अलग योग्यता होगी व्याकरणिक दृष्टि से, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। स्वतंत्र रूप से अगर लिखे हुए हैं तो शब्द है, और जब इसका वाक्य हमने बना दिया है तो ये क्या कहलाए? पद कहलाए। अब इससे आगे देखते हैं कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के भेद होते हैं पद के, यानी कि किसी भी शब्द के एक तरह से आप शब्द देख सकते हो। तो अर्थ के आधार पर पहला लिखते हैं, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, आधार पर पद भेद। साथ साथ लिखते चले, नोट्स बनाते चले तो आपको याद रहेगा। अर्थ के आधार पर पद भेद। अब अर्थ के आधार पर पद के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक, पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक इसके नाम में ही परिभाषा है, जैसे कि सार्थक जिसका अर्थ निकलता है, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। सार्थक क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक पद कहते हैं, और जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक पद कहते हैं। इनकी भी परिभाषा हम लिख लेते हैं एक बार। नीचे लिखते हैं, सार्थक जिन पदों का अर्थ निकलता है, अर्थ निकलता है, उन्हें सार्थक पद कहते हैं। उन्हें सार्थक पद कहते हैं। दूसरा निरर्थक, इसकी परिभाषा में देख लेते हैं। निरर्थक जिन पदों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक पद कहते हैं। जिन पदों का कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें निरर्थक पद कहते हैं। उन्हें निरर्थक पद कहते हैं। अब एक उदाहरण से समझिए, जैसे मैं यहां लिख देती हूँ, जैसे हम बोल देते हैं ना पानी वानी, पानी वानी,
रोटी वोटी, इस तरह के शब्द हम बोल देते हैं। तो यहाँ पानी तो सार्थक शब्द है, सार्थक शब्द है, और इसके साथ जो वाणी हमने बोल दिया ये निरर्थक शब्द है। इस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग वैसे बोलचाल में ही कर देते हैं, व्याकरण की दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है। तो अब सार्थक पदों को के अर्थ 3 प्रकार से लिए जा सकते हैं। सार्थक पदों के अर्थ, निरर्थक का तो कोई महत्व ही नहीं है व्याकरण में, ये सिर्फ बोलने में है। और जो सार्थक पद है उनका अर्थ 3 प्रकार से लिया जा सकता है। ये आगे लिखती हूँ, एक बार इसे फिर से दोहराते हैं कि कोई भी पद, कोई भी शब्द वाक्य में प्रयोग जब हो जाता है, व्याकरणिक दृष्टि से उसका महत्व बढ़ जाता है और उसे क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अब पद भेद 5 आधार पर किए जाते हैं। पहला अर्थ के आधार पर पद भेद, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर पद भेद, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर पद भेद, चौथा ध्वनि के आधार पर पद भेद और पांचवा रूप परिवर्तन के आधार पर पद भेद। अब पद किसे कहते हैं, साधारण सी परिभाषा तो मैंने आपको बता दी। अब ये देखिए, व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग करने की योग्यता जिस शब्द को प्रदान की जाती है उसे पद कहते हैं। अब पद कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन ये आ जाए तो पद वैसे तो 5 प्रकार के, लेकिन अर्थ के आधार पर पद भेद कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, सार्थक पद और निरर्थक पद। सार्थक पद की परिभाषा, जिन पदों का कोई अर्थ निकलता है उसे सार्थक पद कहते हैं, और जिन पदों का कोई अर्थ नहीं निकलता उसे निरर्थक पद कहते हैं। ये मैंने उदाहरण से समझाया। पानी, वाणी या रोटी वोटी, इस प्रकार के जो शब्द हैं जो बोलने में प्रयुक्त होते हैं निरर्थक पद, वो निरर्थक कहलाएंगे। अब इससे आगे देखते हैं कि सार्थक पदों के अर्थ 3 तरह से ग्रहण किए जा सकते हैं। किस किस आधार पर ग्रहण किए जा सकते हैं वो देखते हैं। सार्थक, मैंने कहा कि सार्थक पद के अर्थ 3 आधार पर ग्रहण किए जाते हैं। तो लिखते हैं सार्थक पद, साथ साथ आप लिखते चले, नोट्स बनाते चले। सार्थक पद 3 आधार पर, सार्थक पद के अर्थ, सार्थक पद के अर्थ 3 आधार पर ग्रहण किए जाते हैं। 3 आधार पर ग्रहण किए जाते हैं। पहला है वाचक, दूसरा लक्षक और तीसरा है व्यंजक। वाचक, लक्षक और व्यंजक। अब पहला वाचक क्या होता है, वाचक लोक व्यवहार कोश यानी शब्दकोश, लोक व्यवहार या शब्दकोश ही लिख देते हो, कोश के बजाय शब्दकोश के आधार पर जिनका अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसे वाचक पद कहते हैं। देखो सीधा सा बता देती हूँ, जिसका सुनते ही जिसका अर्थ समझ में आ जाए, बिल्कुल सीधा सा अर्थ हो, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे ज्ञान, जैसे हमने लिख दिया ज्ञान। जैसे किसी भी किताब, जैसे खट्टा, ये खट्टा, या कोई भी नाम आता है जिसका हमें अर्थ पता है, जिसका कोई दूसरा अर्थ नहीं ग्रहण करना पड़े, साधारण अर्थ ग्रहण करना पड़ता है, सुनते ही अर्थ समझ में आ जाए, वो क्या कहलाता है, वाचक पद कहलाता है। दूसरा देखा था हमने लक्षक। लक्षक पद होते हैं जिन पदों का सीधा अर्थ नहीं निकलता बल्कि उनके लक्षणों के आधार पर अर्थ निकलता है, उन्हें लक्षक पद कहते हैं। जिन पदों का साधारण अर्थ नहीं निकलता, सीधा अर्थ नहीं निकलता, अपितु उनके लक्षणों के आधार पर अर्थ निकलता है, उन्हें लक्षक पद
कहते हैं। लिखते हैं, जिन पदों का साधारण अर्थ नहीं निकलता, साधारण अर्थ नहीं निकलता अपितु लक्षणों के आधार पर अर्थ निकलता है, उन्हें लक्षक पद कहते हैं। उन्हें लक्षक पद कहते हैं। जैसे देखो, कह दे किसी भी चीज का, जैसे कह दे, एक मैं वाक्य में प्रयोग करके आप बताते हो, जैसे मोहन गधा है, तो ये जो गधा शब्द है, मोहन कोई गधा नहीं हो सकता, या गधे का नाम मोहन नहीं हो सकता। उदाहरण लिखते, देखो, मोहन गधा है, तो यहाँ पर गधे का अर्थ हम सीधा थोड़ी ना ले सकते कि मोहन का नाम गधा है या गधे का नाम मोहन, ऐसा नहीं ले सकते। यहाँ गधा शब्द है, ये लक्षक पद है और इसका तात्पर्य मूर्खता से है। तो ऐसे शब्द जैसे कि गधा है, या किसी चालाक के लिए लोमड़ी शब्द का प्रयोग कर देते हैं, किसी देशद्रोही के लिए उसका प्रयोग कर देते हैं। तो चालाक के लिए जैसे रमेश लोमड़ी है। तो इस प्रकार से लक्षक, ये इसमें ना लोमड़ी पद है, इसमें गधा पद है, ये लक्षक का काम करते हैं। यानी कि इनका सीधा अर्थ नहीं निकल रहा है, बल्कि इनका दूसरा अर्थ ग्रहण करते हैं, इनके लक्षणों के आधार पर ग्रहण करते हैं। अगर कोई व्यक्ति गांधी जी जैसी वेशभूषा पहन रखी है, या उसने चश्मा लगा रखा है, या उसका शारीरिक शरीर उनका वैसा ही पतला सा है, तो उसको देखकर कह देते आइए गांधी जी। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो गांधी है, बल्कि गांधी के आधार पर, उसके लक्षणों के आधार पर हम उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं कि ये इस वेशभूषा का है, इसी प्रकार का है, इसलिए हम उसे गांधी जी कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसका नाम गांधी जी है, बल्कि उनके लक्षणों के आधार पर हम नाम ग्रहण कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये जो शब्द होते हैं, ये लक्षक शब्द कहलाते हैं। अब तीसरा है व्यंजक। व्यंजक पद भी होते हैं जिसमें ना तो सीधा अर्थ निकलता है और ना लक्षणों के आधार पर अर्थ निकलता है, अभी तो कोई तीसरा अर्थ निकलता है। जहां मैं क्या समझा रही हूँ, वाचक में सीधा अर्थ ग्रहण कर लिया हमने, लोक व्यवहार के आधार पर, शब्दकोश के आधार पर जो सीधा सा अर्थ निकलता है वो वाचक पद कहलाता है। फिर दूसरा लक्षक होता है, लक्षक में सीधा अर्थ नहीं निकलता, अभी तो उसके लक्षणों के आधार पर अर्थ निकलता है। जैसे कि हमने कह दिया मोहन गधा है, इसका मतलब हम उसे मूर्ख बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। रमेश लोमड़ी है, अर्थात रमेश बहुत चालाक है, हम इसका अर्थ चालाक ले रहे हैं, ना कि लोमड़ी ले रहे हैं। इसी तरह से ये कहते कि लाला लाजपत राय पंजाब में शेर थे, कोई माता अपने पुत्र को कहती है आओ शेर, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो शेर है, वो उसके वीरता का सूचक है। तो अभी इसी प्रकार से, यानी कि जहां पर सीधा अर्थ भी नहीं निकल रहा है, लक्षणों के आधार पर भी अर्थ नहीं निकल रहा है, अभी तो कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है। व्यंजक कहाँ होता है, व्यंजक पदों का प्रयोग कहाँ होता है, जहां पर साधारण अर्थ भी नहीं निकलता है, लक्षणों के आधार पर भी अर्थ नहीं निकल रहा है, अपितु तीसरा अर्थ निकलता है, वो व्यंजक पद कहलाते हैं। लिखते हैं परिभाषा, जिन पदों का ना तो सीधा अर्थ निकलता है, ना तो सीधा या साधारण अर्थ निकलता है, न ही लक्षणों के आधार पर, न ही लक्षणों के आधार पर अर्थ निकलता है, लक्षणों के आधार पर अर्थ निकलता है, अपितु कोई अन्य अर्थ कह दो या तीसरा अर्थ कह दो, अन्य अर्थ
या तीसरा अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजक पद कहते हैं, उसे व्यंजक पद कहते हैं। सभी बच्चे साथ साथ लिखते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। तो ये हमने अर्थ के आधार पर, ये भी सार्थक पद के 3 प्रकार से अर्थ लिए जाते हैं। अर्थ के आधार पर हमने पदों के भेद पढ़े हैं, सार्थक और निरर्थक। निरर्थक का कोई महत्व नहीं है व्याकरण की दृष्टि से। सार्थक पदों के 3 प्रकार से अर्थ लिए जाते हैं, वाचक आधार पर, लक्षक और व्यंजक, और इन्हीं के आधार पर शब्द शक्ति जो है वो भी बनी है। तो पहला वाचक फिर से समझ लें एक बार। लोक व्यवहार या शब्दकोश के आधार पर जिनका अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे वाचक पद कहते हैं। और भी सीधा अर्थ समझे कि जिन पदों का साधारण यानी कि सीधा सा अर्थ समझ में आ जाए, जिसमें कुछ सोचना नहीं पड़े कि इसका अर्थ क्या निकल सकता है, शब्द सुना और उसका अर्थ समझ में आ गया, तो ऐसे पद क्या कहलाते हैं? वाचक पद कहलाते हैं। दूसरा है लक्षक। जिन पदों का साधारण अर्थ समझ में नहीं आता, जिन पदों का साधारण अर्थ नहीं निकलता अपितु लक्षणों के आधार पर अर्थ निकलता है, उन्हें लक्षक पद कहते हैं। जैसे कि गधा शब्द है, लोमड़ी शब्द है, वीर शब्द है। इसमें जैसे माता कोई कहेगी मेरा पुत्र शेर है, मेरा पुत्र शेर है, शेर कह देते हैं ना, तो ये शेर का क्या अर्थ हुआ? वीरता से हो गया ना, मेरा पुत्र शेर है अर्थात वह वीर है। ऐसा नहीं कि वो वास्तव में शेर है, तो ये लक्षण यानी कि लक्षण है उसके। और व्यंजक पद क्या हुए? जिन पदों का ना तो सीधा अर्थ निकलता है, ना ही लक्षणों के आधार पर अर्थ निकलता है, अपितु कोई तीसरा अर्थ निकलता है या अन्य अर्थ निकलता है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजक पद कहते हैं। अब इसका उदाहरण मैं ऊपर लिखती हूँ। व्यंजक पद के उदाहरण लिखने हैं। जैसे व्यंजक पद का उदाहरण लिखना है। हमने परिभाषा लिख ली थी पहले। क्या लिखा था? जिन पदों का ना तो सीधा अर्थ निकलता है, ना ही लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है, अपितु कोई अन्य अर्थ या तीसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कि व्यंजक पद कहते हैं। अब कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि शाम के 4 बजे हैं, शाम के 4 बजे हैं, 4 बजे हैं। आप कक्षा में बैठे हो और कोई आपका साथी कह रहा है कि 4 बज गए हैं, तो इस 4 बजने का अर्थ आप क्या ले रहे हैं? ऐसा तो नहीं ना कि वो टाइम बता रहा है। इसका अर्थ ये कि छुट्टी का टाइम हो गया है। कोई भी किसी के घर में अगर कहें कि 4 बजे, तो किसी के दूध धोने का टाइम हो गया है, किसी के घर जाने का टाइम हो गया है, तो क्या है कि कोई तीसरा ही अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। यहाँ पर 4 बजने का अर्थ सीधा 4 बजे का अर्थ ग्रहण नहीं कर रहे हैं, अपितु कोई तीसरा अर्थ ग्रहण किया जा रहे हैं। एक उदाहरण और देखते हैं इसमें। जैसे बिटिया 20 साल की हो गई है, बिटिया 20 साल की हो गई है, तो इसमें कोई माँ अपने पिता से, उसके पिता से कह रही है, एक पुत्री है, उसकी माँ उसके पिताजी से कह रही है कि बिटिया 20 साल की हो गई है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो उसकी उम्र बता रही है, उम्र नहीं बता रही है ना। इसका मतलब ये है कि वो विवाह करने लायक हो गई है, अर्थात हमने तीसरा अर्थ ग्रहण किया है। इसका पहला दूसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, हम इसका सीधा अर्थ नहीं ले रहे हैं। पिता को भी पता है कि वो 20 साल की हो गई है, लेकिन उसका कहने का आशय क्या है? तो हम जिस आधार पर हर व्यक्ति का, यानी कि इसमें क्या है कि सबके अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं, अपनी परिस्थिति के अनुसार 2 व्यक्ति अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं, वहां पर व्यंजक पद होता है। तो बिटिया 20 साल की हो गई है, इसका अर्थ क्या हो गया कि बिटिया विवाह के लायक हो गई है। तो ये व्यंजक पद थे, ये हमने अर्थ के आधार पर भेद पढ़े। अब आगे पढ़ते हैं हम इसमें रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर दूसरा भेद पढ़ते हैं। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर पदभेद के आधार पर पदभेद। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर पदभेद 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, पद यौगिक और योग रूढ़।
कितने होते हैं? 3 प्रकार के, 3 भेद होते हैं। मैं सीधा लिखती हूँ इसमें, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर पद के 3 भेद होते हैं। पद के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा यहाँ भी होते हैं योग रूढ़। रचना के आधार पर पद के 3 भेद होते हैं, रूढ़ पद, यौगिक पद और योग रूढ़ पद। अब पहला देखते हैं रूढ़ पद। रूढ़ पद क्या होते हैं? वे पद जो किसी अन्य पद के योग से नहीं बने हैं, वो एकदम मौलिक होते हैं या स्वतंत्र होते हैं। जो पद, लिखते हैं परिभाषा, जो पद किसी अन्य पद के योग से नहीं बने हैं, अन्य पद के योग से नहीं बने हैं, अर्थात मौलिक या स्वतंत्र है, उन्हें रूढ़ पद कहते हैं। रूढ़ पद क्या होते हैं? जो पद किसी अन्य पद के योग से नहीं बने हैं, अर्थात मौलिक या स्वतंत्र होते हैं, उन्हें रूढ़ पद कहते हैं। जैसे धर्म, अर्थ, मोक्ष, इसी प्रकार के अन्य शब्द जो 2 शब्दों के योग से नहीं बने हैं, है ना, तो जो स्वतंत्र है अपने आप में, किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बने हैं, उन्हें क्या कहेंगे? रूढ़ पद कहेंगे। दूसरा देखते हैं यौगिक पद क्या होते हैं। दूसरा यौगिक पद। अब इसके नाम में एक परिभाषा है, यौगिक का अर्थ मिला हुआ। जो पद 2 पदों के योग से बने हैं, जो पद 2 पदों के योग से बने हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक पद कहते हैं। लिखते हैं, जो पद 2 पदों से मिलकर बने हैं, 2 पदों से मिलकर बने हैं, उन्हें यौगिक पद कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य, विद्यालय हो गया, विद्यालय, है ना। हाँ, ये धर्म, मोक्ष, अर्थ, ये तो मूल शब्द है, और ये विद्या और आल्य 2 शब्दों के योग से, यानी कि 2 पदों के योग से बने हैं, इसलिए यह क्या कहलाएंगे? यौगिक पद कहलाएंगे। अब तीसरा देखते हैं, योग रूढ़ पद। ये समझ में आया आपको? व्यंजक पद का तो मैंने बता दिया, जहां पर तीसरा अर्थ निकलता है वो व्यंजक पद कहलाता है। शाम के 4 बजे का कोई भी व्यक्ति सोचेगा, अपने अनुसार अर्थ लेगा। बेटा 20 साल हो गई है, इसका सीधा अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसके कहने का भाव कुछ दूसरा है, इसलिए ये व्यंजक पद है। फिर रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर पद भेद। रचना के आधार पर पद के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ पद। फिर रूढ़ पद क्या होते हैं? जो पद किसी अन्य पद के योग से बने हैं, से नहीं बने हैं, जो पद किसी अन्य पद के योग से नहीं बने हैं, अपितु स्वतंत्र है या मौलिक है, उन्हें रूढ़ पद कहते हैं। जैसे कि धर्म, अर्थ, काम और बहुत सारे, मोक्ष। यौगिक पद क्या होते हैं? जो पद 2 पदों से मिलकर बने हैं, उन्हें यौगिक पद कहते हैं। जैसे कि विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। अब आगे देखते हैं, तीसरा देखते हैं योग रूढ़।
योग रूढ़ पद, जो पद दो या दो से अधिक पदों के योग से बने हैं लेकिन अपने अर्थ को छोड़कर किसी अन्य अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं, वो योग रूढ़ पद कहलाते हैं। जो पद दो या दो से अधिक पदों के योग से बने हैं, दो पद से भी हो सकता है, अधिक पद के योग से भी बने हैं, और अपने मूल अर्थ को छोड़ करके किसी अन्य अर्थ को दर्शाते हैं, उन्हें योग रूढ़ पद कहते हैं। जो पद दो या दो से अधिक पदों के योग से बने हैं, अधिक पदों के योग से बने हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। योग रूढ़ पद कहते हैं। साथ में ये भी लिख ले कि ये पद अपने अर्थ को छोड़कर किसी अन्य अर्थ को ग्रहण करते हैं, किसी अन्य अर्थ को ग्रहण करते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। योग रूढ़ पद कहते हैं। जैसे जलज, जलज का अर्थ क्या होता है? जल में उत्पन्न होता है जो, अर्थात कमल। इसका क्या अर्थ निकलेगा? कमल। जल में उत्पन्न होता है जो, जल में उत्पन्न होता है जो, और वो कौन होता है? कमल। इसका अर्थ क्या निकला? कमल निकला। इसी प्रकार से हम देखते हैं लंबोदर, लंबा है उधर जिसका ये शब्दों के तो मैं विग्रह करके आपको बता रही हूँ अर्थ समझाने के लिए। शब्दों का विग्रह यहाँ पर नहीं करना है, सिर्फ अर्थ समझाने के लिए कह रही हूँ। लंबोदर कहते किसको? किसका लंबा उदर है? किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, लेकिन ये एक शब्द में हो गया। इसका एक निश्चित अर्थ निकल गया कि गणेश जी के लिए इसका प्रयुक्त होता है। गणेश है ना, गणेश जी के लिए। तो इस तरह से योग रूढ़ क्या कहलाते हैं? जो दो या दो से अधिक। इसका विग्रह करेंगे तो जल प्लस जय, जय का जन्म लेने वाला और जल का जल में जन्म लेने वाला। अब जल में जन्म लेने वाले काफी जीवधारी होते हैं, लेकिन ये कमल के लिए रूढ़ हो गया है। फिर लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, लंबोदर किसी का भी पेट लंबा हो सकता है, लेकिन ये गणेश के लिए ही प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार के ये जिन्होंने अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया है, ऐसे पद क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ पद कहलाते हैं। ये अपने अर्थ से हटकर दूसरे अर्थ में चले गए हैं, उन्हें योग रूढ़ पद कहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये आपको आ गया होगा अच्छे से। और अभी 3 आधारों पर और भेद बचे हैं। इसके 2 आधार पर हमने कर लिए हैं पद भेद, 3 आधारों पर और बचे हैं, वो अगली क्लास में करेंगे। ये ध्यान से आप इनके नोट्स बनाएं और ध्यान से समझने की कोशिश करें। नहीं समझ में आता आप मुझे कमेंट्स करके पूछें। धन्यवाद।